फंक्शन का मतलब मुझसे बताने जा रहा हूँ और बहुत ध्यान से सुनिए। देखो, कोई भी फंक्शन है, इसका जो वैल्यू है, कोई भी फंक्शन अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? मतलब सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ पर फंक्शन की जो x पर वैल्यू है, वही फंक्शन की वैल्यू है x प्लस टी पर। ठीक, टी के बारे में सुन लो जरा। फिर t is smallest length after which function repeat itself। अभी मैं मतलब बताता हूँ इन सारी चीजों का। इसने बोला कि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन तभी बोला जाएगा जब ये फंक्शन एक सर्टेन लेंथ के बाद अपने को रिपीट करे, दोहराए। ठीक, और अगर ऐसा होता है, देखो ध्यान से, ये टी जो है इसको बोला है उसने स्मॉलेस्ट लेंथ जिसके बाद फंक्शन रिपीट करता है, तो टी को बोला जाएगा, टी क्या कहा जाएगा? इसको बोला जाएगा फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। टी को बोला जाएगा फंडामेंटल या प्रिंसिपल पीरियड ऑफ एफ। देखो, जैसे हम सबको मालूम है कि साइन एक्स का ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं, इधर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जब अपन लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक पीरियोडिक लेंथ ये बन गई 0 से 2 पाई, और फिर देखते हैं कि जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई बना था वैसा ही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई बनाया गया, और इस तरफ भी यही हालात है। यहाँ पर भी देखो, यानी साइन एक्स का जो कर्व है वो कितनी लेंथ के बाद रिपीट करता है, मिनिमम लेंथ क्या है जिसके बाद वो रिपीट करे। तो आपको समझ आनी चाहिए ये बात कि साइन जो बिहेवियर 0 से 2 पाई के बीच में शो करता है, ठीक वैसा ही बिहेवियर 2 पाई से 4 पाई के बीच में शो करेगा। ठीक है, और ऐसा ही इधर भी था, -2 पाई से 0 के बीच में। आप देख रहे हो ये लेंथ भी 2 पाई की है, यहाँ से यहाँ भी 2 पाई लेंथ है, और 2 पाई से 4 पाई जाने में भी जो इंटरवल का लेंथ है वो 2 पाई है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यानी साइन एक्स जब 2 पाई की लेंथ के बाद अपने को रिपीट कर रहा है, तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड, इसका जो फंडामेंटल पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड का मतलब की मिनिमम लेंथ जिसके बाद साइन अपने आप को रिपीट करे, वो 2 पाई निकल कर आए। सिंपल तरीके से समझना हो तो मैं एक बात समझाता हूँ कि जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में बना, तो देखो पहले ऊपर गया, मैक्सिमम वैल्यू हुई 1 लिया, फिर ये नीचे आया, ठीक, और नेगेटिव में मिनिमम वैल्यू -1 अटेन करने के बाद फिर ये बढ़ा और 2 पाई पर 0 हो। ठीक, यही कहानी 2 पाई से 4 पाई तक दोहराई गई। ठीक है, तो जैसा ग्राफ इस 2 पाई की लेंथ में है 0 से 2 पाई, अगर मुझे ग्राफ को एक्सटेंड करना है तो मैं अगले 2 पाई के इंटरवल के लिए इसी को दोबारा प्लॉट करूंगा। ठीक, फिर 4 पाई से 6 पाई ये फिर से रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई की लेंथ के बाद साइन अपने आप को सेम पैटर्न में रिपीट करना है। ठीक है, तो आज हम लोग का डिस्कशन यही रहेगा कि अगर हमें साइन एक्स का ग्राफ मालूम है तो हम पीरियड को अगर चेंज करते हैं, फंडामेंटल पीरियड को बदल दें, तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे और उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, सुनते हैं जो काम हमें करना है। इसके बाद
ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़नी है वो समझ लो। y इक्वल टू f ऑफ x इज नोन, यानी ये ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना आता है, ठीक है। एंड y इक्वल टू एफ एक्स, जो फंक्शन है, इज पीरियोडिक विद पीरियड कैपिटल T। अच्छा, T किसी भी फंक्शन का पीरियड है, और T को मैंने अभी पहले बोला इससे पहले कि T वह मिनिमम लेंथ है जिसके बाद फंक्शन अपने को रिपीट करे। तो T यानी लेंथ है, और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो पीरियड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। 2 पाई की लेंथ के बाद रिपीट करेगा, या पाई की लेंथ के बाद रिपीट करेगा, या 1 यूनिट लेंथ के बाद रिपीट करेगा। कभी ऐसा नहीं कह सकता मैं कि -2 पाई लेंथ के बाद रिपीट करे, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो पीरियड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब वापस आते हैं, ये हमें मालूम है, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। एंड टू ड्रॉ, देखो क्या करना है, y इक्वल टू f ऑफ kx, ठीक। देखो क्या करना होगा, बहुत ध्यान से सुनिए। जाके जो है कोई एक रेशनल नंबर, नॉन जीरो नंबर, जीरो हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बना, ठीक। समझो इस बात को, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ठीक। ये जो है वो एक रेशनल नंबर है, ये आपको बताया गया। अगर f(x) का पीरियड t था तो इस फंक्शन का पीरियड जानते कितना हो जाएगा। अगर f(x) का पीरियड t था तो इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, t/k, ठीक। ये बात यहाँ पर नोट करने वाली है, ठीक है। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, ये कुछ उसी तरह का कर्व है कि हम लोग को sin x ड्रॉ करना आता है, ऐसे। ये लो sin x ड्रॉ हो गई, ये 0 से 2 पाई और ये पाई, ये कर्व था y इक्वल टू sin x। अब जरा इधर आकर sin 2x को समझने की कोशिश करें। Now we have to draw y equal to sin 2x, ठीक। यानी x की जगह kx रख दिया, यहाँ पर बेटा x की जगह क्या रख दिया, 2x, sin x का आता है, एंड वी हैव टू ड्रॉ sin 2x। देखो k की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है कितनी है बेटा, k की वैल्यू दिख रही है बच्चा, वहां से वहां देखो, ये fx है, तो मैंने x को किससे रिप्लेस किया है बताओ, किससे रिप्लेस किया, ये क्या है, f ऑफ 2x। क्यों भाई, समझता है, ये दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो k की वैल्यू कितनी है, 2 है। देखो मैच करो, k की वैल्यू 2। अगर इस फंक्शन का पीरियड, ये तो हम लोग को मालूम है, पीरियड कितना होता है साइन का, साइन का अनुरूप 2 पाई है, साइन फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई। अगर sin x फंक्शन का पीरियड 2 पाई है तो sin 2x का पीरियड बताओ, पाई, सर पाई, पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई, बिल्कुल सही कहा आपने, t/k, यानी 2 पाई/2, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई, साइन का पीरियड, और जो k है उससे डिवाइड करो 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि sin 2x किस लेंथ के बाद अपने को रिपीट कर रहा था, तो आप कहोगे 2 पाई की लेंथ के बाद, तो sin x, तो sin 2x किस लेंथ के बाद अपने को रिपीट कर देगा, पाई की लेंथ के बाद अपने को रिपीट कर देगा। फिर एक बात और ध्यान देने वाली है,
वो ध्यान देने वाली बात ये है कि आफ्टर ऑल ये फंक्शन तो यार साइन का ही है, तो बिहेवियर बिल्कुल साइन का रहेगा, यानी बनेगा ऐसे ही। केवल किस बात में फर्क आएगा, इस लेंथ में फर्क आएगा कि इस लेंथ के बाद ये फंक्शन अपने को रिपीट करेगा। बहुत ध्यान से सुनो, देखो है क्या, 0 से 2 पाई साइन का कर्व है। ठीक, तुम ये बताओ यहाँ जो वैल्यू लिखी है ये किस x पर 2 पाई होगी, ये वैल्यू x की कौन सी वैल्यू पर ये 2 पाई हो जाएगा, पाई पर। ठीक है, तो ग्राफ पता कैसे बनेगा इसका, और आप जानते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ पाई बाई 2। ठीक, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो वैल्यूज थी ना उनको किससे डिवाइड कर दिया गया, उनको डिवाइड कर दिया गया 2 से, 2 मतलब k से। ठीक, तो ये जो ग्राफ बन गया वो किसका ग्राफ बन गया, देख लो किसका ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया sin 2x। मेरी बात आपको समझ में आई, देख लीजिए यहाँ पर अगर मैंने x को पाई रखा तो sin पाई वैल्यू 0 होगी, आप समझ गए ना, ये रेड वाला ना देखना, देखो ध्यान से, मैंने इसमें यहाँ पर इसे आप चेक कर लीजिए, ये हटाते चले जाओ, ये था ओरिजिनल का। ठीक, इसमें मैंने साइन पाई की वैल्यू आपसे पूछी तो आप कहोगे 0। ठीक, ये फंक्शन में अगर हम x को पाई बाई 2 रखें, x को क्या रखें, पाई बाई 2, तो भी तो यही हो जाएगा साइन पाई और वैल्यू 0 आएगी, तो पाई बाई 2 पर ये 0 हुआ कि नहीं, देख लो ध्यान से सुनो। तो समझ में आया कैसे इसको कंपेयर करते हैं, अगर हमें fx का ग्राफ दिया है और हमें f ऑफ kx का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ जो नंबर है ना, ठीक, उनको k से आप डिवाइड कर देते हो, यही करके वो बना, देखो ध्यान से सुनिएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद तो आपको समझने वाली बात है वो मैंने बताई। अब ऐसे तो देखने में दोनों एक लगेंगे, क्योंकि फर्क क्या पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ जो वैल्यू है उसके वेरिएशन पर फर्क पड़ रहा है बस। ठीक, ये वैल्यू x के हिसाब से बदल रही है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2x के हिसाब से बदल रही है। ठीक, बट ये फंक्शन साइन का है तो ये भी साइन का है। अब देखो दोनों को एक साथ बनाते हैं तो तुम्हें अंतर समझ में आएगा, ये दोनों दिखते हैं, देखिए जरा ध्यान से, दोनों को एक साथ बनाते हैं, ये साइन एक्स का प्लस एक पीरियोडिक लेंथ में साइन एक्स का। अगर मुझे यहीं पर ये देखो बेटा पाई बाई 2, और ये कर्व मैंने बता रखा है तुम्हें, दिस इज y इक्वल टू sin x, तो ध्यान से समझना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे sin x और sin 2x एक साथ बनाना है। ठीक, अब देखो जब आप कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हमेशा होता है, sin x और sin 2x हमेशा बनाते हैं। तुम ऊपर देख चुके थे ना, क्या देखा था इसमें कि sin x अगर 0 से 2 पाई में एक साइकिल कंप्लीट करता है, साइकिल मतलब साइन का नेचर, तो ये 0 से पाई में एक साइकिल कंप्लीट करेगा, उतार चढ़ाव ठीक वैसे ही रहेंगे क्योंकि दोनों जगह आपने साइन ऑपरेट कर रखा है। तो पहला वाला 0 से 2 पाई में कंप्लीट हुआ, तो ये sin 2x 0 से पाई में कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया पाई। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, रेड से बनाते हैं, देखो
ये रेड वाला जो कर्व है, ये जो बिहेवियर साइन एक्स ने 0 से 2 पाई में शो किया था, पहले साइन ऐसे किया फिर ऊपर किया, जो बिहेवियर साइन का 0 से 2 पाई के बीच में था, वही साइन 2x का, ध्यान नहीं इधर, साइन 2x का 0 से पाई के बीच में होगा। तो क्या आपने ऊपर यही तो देखना था बेटा, जो बिहेवियर साइन, केवल रेड वाला पार्ट ना देखो, जो बिहेवियर साइन ने 0 से 2 पाई में लिया था, फॉलो किया था, वही बिहेवियर साइन 2x को फॉलो करने में कितना इंटरवल लगेगा, इसका आधा, क्योंकि आपने x को बढ़ा दिया, दुगनी तेज चलने लगे, तो समय तो आधा लगेगा ना, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, या इतनी जितनी टाइम में ये 2 पाई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतने टाइम में ये, देख लो ध्यान से समझ लो, इधर आते हैं, टाइम से रिलेट ना करें, डिस्टेंस से ही ठीक है, वापस आते हैं। तो ये वाला ग्राफ बन गया साइन 2x। अब बताओ, अगर मुझे साइन x/2 का ग्राफ ड्रॉ करना होता, तो ध्यान से बताइए, साइन x का पीरियड 2 पाई था, इसमें k की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा? 1/2 1/2 है ना, तो इसका पीरियड क्या हो गया है? 4 पाई 2 पाई डिवाइडेड बाई k, ऐसे तो लिखते हो, यानी 4 पाई, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि साइन x/2 4 पाई की लेंथ में उसी बिहेवियर को रिपीट करेगा, उसी तरह का बिहेवियर शो करेगा जैसा साइन x 0 से 2 पाई में करता था। मतलब ये एक चक्कर मारने में कितना लेंथ लेगा? 2 पाई। तो अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा ये लेंथ आगे बढ़ा दूंगा। देखो, ये 0 से 2 पाई, और ऐसा ही हम लोग कुछ आगे ले जाने वाले हैं। यहाँ मान लो 3 पाई होगा, और यहाँ मान लो 4 पाई। तो क्या काम करना है, जो बिहेवियर साइन के 0 से 2 पाई, इसको खींच के बढ़ा के कहां तक ले जाना है? 0 से 4 पाई। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे होगा। जो बिहेवियर साइन ने 0 से 2 पाई गेन किया, वही अब कहां तक पहुंचाना है? 0 से 4 पाई। कैसे करेंगे देखो, एक मिनट। देखो बच्चा, समझ में आया तुम्हें? ये साइन x/2 का ग्राफ है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, देखो ध्यान से, अगर आप मुझसे पूछो कि भाई साइन x/2 का ग्राफ बनाओ, तो मुझे ऐसे बना देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कंपेयर किया है तो मुश्किल हो रहा है, ठीक। वरना मुझे इस तरह से साइन x का ग्राफ बनाना चाहिए और ये लिखने चाहिए जो एंगल्स है। और अब तुम अगर मुझसे पूछते हो कि साइन x/2 का बनाओ, तो k की वैल्यू कितनी हो गई है? 1/2। मुझे पता क्या करना चाहिए,
हर एंगल को k से डिवाइड कर देना चाहिए, यही मैंने पहले बताया था। बोलो यही बताया था, ये π/2 था तो इसको भी 1/2 से डिवाइड कर देना चाहिए था। चलो इसको नहीं लिखते फिलहाल ऐसे। तो देखो ये कितना हो गया, 1/2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 4π। यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो गया 2π। ये बिहेवियर यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब तीनों एक साथ बनाओगे तो हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूं और आप समझें। y इक्वल टू एफ, ये पीरियोडिक है, अगर पीरियोडिक है तो पीरियोडिक विथ वेरिएंस t, ठीक। और y इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स ड्रॉ करना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर k 1 से बड़ा है, जैसे ये sin 2 है, अगर k 1 से बड़ा है तो ग्राफ श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इस केस में ग्राफ श्रिंक करेगा, ठीक है। और अगर k 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में है, अगर k 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ एक्सपेंड करेगा, स्ट्रेच करेगा, जो भी आप हैं, एक्सपेंड करेगा या स्ट्रेच करेगा, खिंच जाएगा, जैसे कि यहाँ हुआ। ये वाला देखो, इसमें k की वैल्यू कितनी थी, 1/2, तो जो sin x का कर्व था वो खींच दो आप, ठीक। और इस केस में k की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो इसको दबा दो, ठीक है, कंप्रेस कर दो। कंप्रेस करना या श्रिंक करना, ठीक है, बात समझ में आई। इस केस में कंप्रेस करेगा और जब k 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो ये स्ट्रेच करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी पूरी बात। अब वापस आते हैं। आपको याद है हम लोग ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया था, अनिरुद्ध, याद है ना? सबको याद होना चाहिए, वंस अपॉन अ टाइम हमने ये किया है, ध्यान से देखिए आप। और ये ग्राफ कैसे किया था, ऐसे करके बनाए थे। ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ, शायद आपको याद भी हो। ये -1 था, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। ग्राफ ऐसे जा रहा था, याद आया? और जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। मैक्सिमम वैल्यू थी यहाँ पर y इक्वल टू 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो हुआ करता था उसका रेंज क्या था, आपको याद आया? 0 से लेकर 1 तक। 0 पर 0 पर क्लोज इंटरवल था और 1 को ये टच नहीं कर पाया था। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। क्या दिख रहा है, कितनी लेंथ के बाद ये रिपीट कर रहा है अनुकृति? कितनी लेंथ के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है अपने को? सब 1 यूनिट। 1 यूनिट लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है। जैसा कर्व, थोड़ा सा कुछ लाइंस बनाता हूँ जिसके कारण आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये हेल्पिंग लाइन है। जैसा कर्व रनिंग बना, जैसा कर्व 0 से 1 बना है वैसे ही 1 से 2 बना है, वैसे ही 2 से 3 बना है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन भी मैंने तब बताया था। बताया क्या था, आपने निकाला था y इक्वल टू x। इसको एक यूनिट शिफ्ट करके बोलो, इसी को तो आगे बढ़ा दिया, शिफ्ट करके बोलो। खुशी बताओ, सविता बताओ, अनिरुद्ध। y into x minus 1। इसको एक यूनिट राइट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो, दिस इज y इक्वल टू x माइनस 1।
एक यूनिट पीछे ले गए तो ये क्या बन जाएगा, x+1। आप देख पा रहे हो सारी लाइन का स्लोप बराबर रहेगा, देख लो सबका एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल सेम, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ था और ये फंक्शन पीरियोडिक भी था, दिख रहा होगा, पीरियोडिक विद पीरियड। जब मैं सिर्फ पीरियड की बात करता हूं तो मैं फंडामेंटल पीरियड भी लिखता हूं। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, जैसे आपको जैसा ग्राफ -1 से 1 बना है ना, कितनी लेंथ है ये, -1 से 1, 2 यूनिट की। वैसे हमें 1 से 3 बना है, कहूंगा बिल्कुल बना है, तो आप कहोगे नहीं यार 1 यूनिट के बाद क्यों कह रहे हो, ये कहो ना कि ये 2 यूनिट के बाद रिपीट करता है। देखो बट ठीक है 2 यूनिट के बाद रिपीट करता है, 2 यूनिट इसका पीरियड तो है, बट फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, मिनिमम लेंथ जिसके बाद ये कर्व रिपीट करता दिखे, तो वह मिनिमम लेंथ कितनी है, 1/2 के बाद नहीं कह सकते रिपीट कर रहा है, 1 यूनिट के बाद ये रिपीट करता है, तो मिनिमम लेंथ जिसके बाद फंक्शन अपने को रिपीट करे, सेम पैटर्न में रिपीट करे, दिस इज फंडामेंटल पीरियड या प्रिंसिपल पीरियड ऑफ एफ। आराम से समझिए, सुनिए, सारी चीजें अगर आप क्लास में आ सकते हैं तो हम लोग क्लास में करेंगे, लेकिन तब तक आपको कम से कम रिवाइज हो गया। चलो देखो, अब अगर मुझे इससे पूछूं वही आंसर करेगा बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट 2x ये ड्रॉ करना है, बताओ इस ग्राफ में क्या चेंज करूं जिससे कि ये फ्रैक्शनल पार्ट 2x बन जाए। आपको याद है ना अभी के x का खींचा था तो k से डिवाइड किया था, यहां पर भी वही काम करना है। यानी ये ग्राफ फिर से बनाता हूं, ये ग्राफ देखो नहीं बनाते हैं, ये ग्राफ अगर मुझे 2x का फ्रैक्शनल पार्ट बनाना तो मैं क्या करूंगा, जो x के लिए बनाया था x का फ्रैक्शनल पार्ट था वो बना रहने दो। अब चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्या किया जाए, k कितना है यहाँ 2, 2 से डिवाइड कर, ये 2 जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 0 ही रहेगा। तो अब इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड कितना दिख रहा है बताओ, 1/2 कितनी लेंथ के बाद रिपीट करता दिख रहा है बेटा, 1/2 यूनिट कितनी लेंथ के बाद ये रिपीट करता दिख रहा है, बोलो 1/2 रिपीट करता दिख रहा है। तो इसका पीरियड कितना हो गया, आप तो देख भी सकते हो, पीरियड हो गया 1/2। तो जब यहां पर दुगना कर दिया तो पीरियड आधा हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं पूछूं आपसे, बताइएगा व्हाट इज द पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2, x/2 का फंडामेंटल पीरियड तो 4 4 हो जाएगा, इसका 1 था उसका 4 हो जाएगा, नहीं से 2 k कितना है यहाँ पर, k 1/2 1/2। तो देखो k से डिवाइड करते हैं, तो जब 1 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आकर ये क्या बना देगा 2, तो इसका पीरियड पता है कितना हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा fx का पीरियड 1 था और फिर आपने k से डिवाइड कर दिया तो ये 2 हो गया ना बेटा, अभी तो बताया, ठीक है। इसका पीरियड तो k से डिवाइड किया तो आधा हो गया, अब जब x को आधा कर दिया तो पीरियड डबल हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आई। यस सर हाँ तो बहुत बढ़िया बात है, चलिए इसको आगे नहीं चलते, देखो तो इतनी बातें हम लोग ने सीख ली हैं और अच्छे से सीख ली हैं और आपको भी बहुत अच्छे से सीख ली। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिए,
मुझे ये वाला कर्व ड्रॉ करना है, ये वाला कर्व। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए, कैसे ये ड्रॉ होगा। ढंग से तो बताना। sin 2x का ग्राफ तो नोन है, उसको राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे π/2। इन्होंने कहा कि sin 2x का कर्व बनाओ, ठीक है, और उसको π/2 से राइट में शिफ्ट करते। जो पहले बोला गया वो मैं करता हूं, फिर आपसे पूछता हूं। जो पहले बताया गया, पहले ये सारी चीजें आपको देख लेनी चाहिए, क्या बताया गया करता हूं। ये sin 2x का कर्व डाउनवर्ड। क्या किया जाए, पहले sin x का बनाए और sin 2x का बनाने के लिए क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, k से डिवाइड कर देते हैं sin kx। ये हो जाएगा π/2 और इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये रह जाएगा पाई। मुझे लगता है इतनी बात तो आई होगी आप। ये sin 2x बना दिया, एग्री करते हैं ना। जो sin x में यहाँ नंबर लिखे होते हैं उन सबको 2 से डिवाइड कर दिया, k से डिवाइड कर दो, अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो f ऑफ k x बन जाता है। ठीक, अभी ऊपर देख चुके हैं पूरी एनालिसिस। अब इनका कहना है कि इसको मैं π/2 से शिफ्ट करूं। ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट जो पहले π/2 था, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा दिख रहा है 0 0 ही रहेगा। ये sin 2x का कर्व है। अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो मैं चेक करा देता हूं। इसमें x को π/4 रखो, तो π/4 रखा, 2 × π/4, तो अंदर कौन सी वैल्यू दिखी, π/2। 45 डिग्री रखो x को तो 2x 90 डिग्री हो गया। तो π/4 पर वैल्यू 1 दिख रहा है, तो दिख रहा है। फिर π/2 रखो तो ये 2x हो गया, पाई sin पाई पर वैल्यू 0। तो सारी चीजें ठीक है, बिल्कुल सही बना है। अब इसके बाद बोला गया कि इस कर्व को π/2 यूनिट राइट शिफ्ट कर दो। ऐसा ही बोला, करते हैं और फिर दिखाते हैं। π/2 यूनिट राइट शिफ्ट कर, देखो पहले ये था, मैं पॉइंट को मार्क कर दूं, पहले ये था और फिर तुम कह रहे हो π/2 यूनिट शिफ्ट कर देता हूं, फिर आएगा ऐसा। ठीक, देख लो फिर ना कहना भाई, क्यों, यही बनेगा ना अनुकृति। तो ये नहीं होगा। मैं दिखाता हूं, पहले ये था और तुमने कहा कि π/2 यूनिट शिफ्ट कर दो, तो π/2 यूनिट शिफ्ट करना है मुझे और मैं π/2 यूनिट शिफ्ट कर रहा हूं। आप देखो ठीक है, बोलो ये जो पाई वाला पॉइंट था ये कहां पहुंच गया, π/2 यूनिट आगे पहुंच गया, तो पाई प्लस π/2 पहुंच गया, ये हमारे हिसाब से 3π/2 पहुंच गया। ये तो कह रहे थे, तो थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। हाँ लिख देते हैं। तो π/4 से राइटवर्ड शिफ्टिंग। क्या कितना यूनिट शिफ्ट करेंगे, तब π/4 होगा ये भी। हाँ π/4 ही होगा, π/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। देखो ये ग्राफ ऐसे था, ध्यान से सुनो सारे लोग, मैं टाइम दे रहा हूँ बताता हूँ। ये ग्राफ ऐसे था, तो पाई लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये ग्राफ ऐसे था, ये sin 2x का करता, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, हम
π/2, फिर ये पाई, फिर ये 3π/2 था, 3π/2 3π/4 लिखो, सारे पॉइंट में दिखाना चाहता हूँ ऐसे, ठीक। टाइम इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझो। अब sin 2x से वी हैड टू ड्रॉ दिस वन, तो इन्होंने कहा क्या, पहले जो भी बोला कि भाई इसको π/2 यूनिट राइट शिफ्ट कर दो। तुम लोग ने भी यही सोचा होगा कि भाई इसको π/2 यूनिट राइट शिफ्ट कर दो, लेकिन ये गलत इंटरप्रिटेशन है। मैंने आपको कभी ऐसा नहीं बताया। मैंने बताया क्या है, मैं बोलता हूँ, मैंने बताया है कि fx का ग्राफ हो और f ऑफ x प्लस माइनस a बनाना हो तो शिफ्ट करो राइट या लेफ्ट a यूनिट से, ठीक। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि f ऑफ 2x का ग्राफ हो और f ऑफ 2x माइनस a या प्लस a बनाना हो तो शिफ्टिंग a के बराबर कर दो ना, ये नहीं बोला। इसमें बताया fx में, इसमें नहीं बताया, तो उसको ध्यान से सुन लो कैसे करेंगे। हाँ तो वैसे जनरल नॉलेज का सवाल, लेकिन फिर भी आपको, और ये आप देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी में 11th में बोला गया है, ठीक है, ध्यान दें। सबसे पहला काम, इसको 0 के बराबर करके देखो, ये 0 कब होगा, 2x माइनस π/2 इक्वल टू 0। x बराबर कितना आया, π/2, यानी जो वैल्यू पहले साइन 0 पर लेता था, जब ये 0 था तो साइन की वैल्यू कितनी थी, 0। तो अब ये जब 0 कब होगा, ये पार्ट अब 0 होगा x बराबर π/4 पर, है ना। तो ये जब यहाँ माइनस होगा, शिफ्टिंग तो राइट ही होगी, लेकिन π/2 की नहीं होगी, π/4 यूनिट की होगी। तो कुछ नहीं, इसको आप हमेशा 0 कर दिया करो, ठीक। और x देखा करो कि कितना आया। अगर यहाँ माइनस साइन है तो शिफ्टिंग राइट, अगर प्लस साइन है तो शिफ्टिंग लेफ्ट, यानी शिफ्टिंग कितने यूनिट की होगी बताओ, π/4 यूनिट की होगी। ऐसा कुछ लिखिए था, अब π/4 की राइट शिफ्टिंग ऐसा बन नहीं पाया, नहीं π/4 यहाँ होना चाहिए। देख लीजिए ये ग्राफ यूं दिखेगा और ऐसा दिखेगा। पीछे अगर आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, तो इसी के पीछे ले आओ। ऐसे बनता चला जाएगा। आप चेक कर लो, 0 पर वैल्यू, यहाँ x को 0 रखो, 0 पर वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 0। 0 पर वैल्यू है साइन -π/2 यानी -1, और यहाँ तुम्हें दिख रहा है कि हाँ 0 पर वैल्यू -1 है। ध्यान से देखिए, तो ये जो साइन, ये कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो फिर से। सबसे पहला काम, ड्रॉ साइन 2x, ये तो कर लेंगे। उसके बाद शिफ्ट राइट बाय x इक्वल टू π/4 यूनिट। अब ये x इक्वल टू π/4 कहां से आया, तो 2x माइनस π/2 को 0 करिए, यहां से हम निकालेंगे x। ध्यान से सुन लो, समझ आज समझ में आई, अब आना चाहिए, बहुत ज्यादा है जा रहा, आना चाहिए। इसको ना देख के थोड़ा गड़बड़ होगा, देखो π/4 यूनिट की शिफ्टिंग करेंगे। मेरे पास इधर यहाँ बैठो, आप सामने यहाँ पर एक सवाल और पूछता हूँ, बताइए, अगर मुझे साइन dx माइनस π/2 बनाना होता तो मैं क्या करता, टिप्स बताओ। पहले बनाता साइन, बन गया, देखो। उसके बाद ये 2π था, ये पाई था, ये 0 था। साइन 3x बनाना है, बताइए क्या किया जाए।
एंगल को इस के से डिवाइड करते मैंने वर्ड यूज किया, तो ये हो गया 2π/3, ये हो गया π/3, ये 0 रह गया। अब आप चेक करो कि sin 3x π/3 पर 0 होगा कि नहीं, तो जब आप x को π/3 रखोगे 3x तो पाई हो जाएगा और sin π 0 होता है, ठीक। तो sin 3x का ग्राफ बनाना आसान है, k से डिवाइड कर देते हैं sin करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब क्या करें, इसमें कितने यूनिट की शिफ्ट की जाए अनिरुद्ध? बोला π/6 5/6 कितनी शिफ्ट की जाए? राइट होगी, ये तो मुझे पता है, कितनी होगी आप बताओ? π/6 इसको 0 करके देखें तो π/6 यूनिट का शिफ्ट होगा, है ना। π/6 यूनिट का हल्का सा शिफ्ट आएगा। आप समझ रहे हो ना, मतलब जो वैल्यू पहले 0 पर मिलती थी वो अब कहाँ मिलेगी, वो अब मिलेगी π/6 पर। अब π/6 पर वैल्यू 0 हो जाएगी, करके देखो, इसका वैल्यू निकालो π/6 पर 3π/6, समझने की कोशिश करिएगा। तो ये π/2 हुआ, π/2 माइनस π/2 दिस इज 90 इक्वल टू 0, यानी जो वैल्यू साइन पहले 0 पर लेता था, साइन 0 पर वैल्यू कितनी लेता था 0, वही अब साइन 3x माइनस π/2 कहां पर गेन करेगा, 0 से π/6 आगे, यानी π/6 पर ये वैल्यू 0 शो करेगा। रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू अभी भी -1 होगी क्योंकि ये तो साइन है, और मैक्सिमम वैल्यू अभी भी +1 होगी। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ये बात समझ में आई? और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब इसके बाद ड्रॉ सिग्नम ऑफ देखिए कैसे बनाते हो और आप कितना रिवाइज कर रहे हैं ये भी मुझे पता चले। जो आज का काम था वो खत्म हुआ, तो कुछ ग्राफ बनवा लिए जाए। लॉग है, ln है, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ये मैंने लिख दिया है, तीनों मुझे ही बताने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, कुछ चीजें रिवाइज भी करा दूंगा और आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीजें समझ में आने लगी तो भरोसा मानो कि कैलकुलस आप सीख पाएंगे। जिसने भी कोचिंग किया है या जो भी अच्छे से 12th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सबको मालूम है कि कैलकुलस में जब आप चैप्टर पढ़ते हो फंक्शन, फिर उसके बाद तुरंत आता है 11th में लिमिट आ जाता है, 12th में क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी आ जाता है, उसके बाद सीधा आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो फंक्शन वगैरह को तुम लोग उतना वेटेज देते ही नहीं, जबकि कैलकुलस अगर सीखना है तो फंक्शन की स्टडी करना पहले सीखो, पहले उनकी प्रॉपर्टीज तो पढ़ो, तब उनको आप मर्ज करते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं वो लगा सकते हो, ठीक। लेकिन आप अगर किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को जानते ही नहीं और वो किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है तो फिर मुश्किल होता है ना। इसलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, देखो ये कैसे बनेगा, कोई बताएगा? बताएगा तो 1 मिनट का टाइम है, बता दो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये 0 से 1 के बीच होता है, नेगेटिव तो होता है।
पॉजिटिव नंबर का सिग्नम 1 होता है, नेगेटिव नंबर का सिग्नम -1 होता है और 0 का सिग्नम 0 होता है। बताना चाहेंगे आप? नहीं, ये 0 कब होता है? अभी अभी हमने ऊपर ग्राफ देखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अभी ऊपर था ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 कब होता है? इंटीजर पर। इंटीजर जैसे फ्रैक्शनल पार्ट में पूछूं 2 का कितना है तो आप कहोगे 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कहां है? तो प्योर इंटीजर है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट डेफिनेटली 0। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये 0 जब होगा, जब ये 0 हो, 0 का सिग्नम भी 0 होगा। अब ये 0 कब होगा? जब x इंटीजर होगा। और ध्यान से सुनो, पूरा लिख रहा हूं। अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जब x 0 से 1 के बीच में, ठीक, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं। तो जब ये नंबर 0 और 1 के बीच में होगा तो इसका सिग्नम 1 होगा, ठीक। और ये तब होगा जब x इंटीजर ना हो, x इंटीजर ना हो। तो अब ये ग्राफ नहीं बना पाओगे y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। देखो बनाते हैं। y इक्वल टू लाइन पहले बना दिए थे, तो y इक्वल टू 1 लाइन बना दी। यहां ध्यान दें, देखो यहाँ इंटीजर मार्क कर रहा हूं पहले 0 1 2 3 -1 माइनस ऐसे। अब जब x इंटीजर है, जब x इंटीजर है तो y की वैल्यू 0 हो गई। y 0 कहां होता है बेटा? x एक्सिस पर, यानी ये वैल्यू है, y की वैल्यू 0 हो गई जब x इंटीजर। और जब x इंटीजर है तो देखिएगा, अभी समझा देता हूं। दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ बने और इजीली समझ में आना। देखो मैं समझाता हूं। जो फंक्शन का ग्राफ है वो ये रेड वाला पार्ट है, व्हाइट वाला नहीं, व्हाइट से कंफ्यूजन हो सकता है। ये रेड वाला जो पार्ट है वो फंक्शन का ग्राफ है। बहुत ध्यान से सुनिए, y इक्वल टू 1 लाइन हमेशा लिखी जाएगी जब x इंटीजर ना हो, ठीक। और जैसे ही देखो हमने क्या किया, 0 पर देखा तो 0 जब x है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना है? 0 है। और सिग्नम 0 का कितना होता है? 0। तो यहां से ग्राफ शुरू करते हैं समझाना। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े तो x हो गया पॉजिटिव, ठीक, लेकिन इंटीजर नहीं, और पॉजिटिव हुआ तो उसका सिग्नम भी कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर का सिग्नम। फिर आगे चलते रहे इसी लाइन पर। 1 जैसे ही x हुआ तो 1 पर यहां पर वैल्यू 1 नहीं होगी, इसलिए एरो लगा है। 1 पर ये ठीक नीचे गिर के कौन सी वैल्यू गेन करेगा? 0। जैसे मैं इसमें 1 डालूं, आपको इतना तो आइडिया है, 1 डालते हैं तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0, क्योंकि प्योर इंटीजर है, तो सिग्नम 0 भी 0 होगा। 1 पर वैल्यू कितनी हुई? ये देखो 0, ये वैल्यू, ठीक। और अगर मैं इसमें इंटीजर नहीं डालूं, 1/2 डालूं, तो 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? तो आप जानते हैं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 1/2 होगा। 0.5 का फ्रैक्शन कितना है? 1.5। और पॉजिटिव नंबर का सिग्नम 1 होता है। तो पुरानी चीजें रिवाइज करा दो। तो 0.5 पर वैल्यू देखो कितनी है? 1 है। और 1 पर वैल्यू देखो, ये रेड वाली वैल्यूज है, ये 0 हो गई। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत आराम से समझिए, थोड़ा आगे जाकर पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। मॉड y इक्वल टू ln x। ln x तो हम लोग ने बहुत बना लिया ऐसे,
ये ln x का ग्राफ है, y पर मॉड लगा दिया, क्या करना चाहिए? बड़ा करो तो भाई। पॉजिटिव पार्ट की एक्स एक्सिस में इमेज। जब y पर मॉड लगाया बिल्कुल, तो निगेटिव y वाला पार्ट हटा देते हैं, निगेटिव y वाला पार्ट हटा देते हैं। जब y पर मॉड लगाया तो निगेटिव y वाला पार्ट हटा देते, पॉजिटिव y वाला बना रहने दो। और ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट तो मुझे पता है भाई, कॉमा 0। पॉजिटिव y के लिए इसको बना रहने दीजिए और इस पार्ट का x एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लीजिए। ठीक, मैंने पहले भी बताया है, याद करो। मॉड y इक्वल टू साइन x बनाया था, कैसे बनाया था? साइन x का ग्राफ ऐसे हुआ था, आगे भी घूम गया था। तो क्या किया था? जहां जहां साइन x की वैल्यू निगेटिव है उसको हटा, जहां y निगेटिव, और जहां y पॉजिटिव है उसका इमेज ले लो x एक्सिस। यही तो बने थे लोग, याद करो कि बनाया था, बिल्कुल इसी लॉजिक से। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, और ये मुझे समझाना है इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया गया है x और y दोनों। अब देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं, आप समझने की कोशिश करिए। बात करनी है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पूरी कहानी कौन से क्वाड्रेंट की है? पूरी कहानी है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही नेगेटिव नहीं होते। ठीक, अब देखो, ब्रैकेट का मतलब इंटीजर वैल्यू, यानी हमारे पास दो ऐसे इंटीजर हैं जिनको ऐड करो तो 2 आ जाता है, और दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव नंबर डाल ही नहीं रहे। ठीक, दो इंटीजर, ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आउटपुट होता है वो इंटीजर ही होता है, आपको पता है ना। इसका मतलब है 1 लेफ्ट वाला इंटीजर, और इसका मतलब है 0 लेफ्ट वाला इंटीजर। ठीक, तो आपको सारी चीजें, सारी बातें मालूम है। चलो, अगर मैंने ये लिखा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, एक बार फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। पहला हो सकता है x 0 हो, ब्रैकेट x 0 हो और ब्रैकेट y 2, तो भी सम 2 आएगा। दूसरा हो सकता है दोनों 1 1 हो, और तीसरा हो सकता है पहला 2 हो दूसरा 0। इन तीन संभावनाओं के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी ना हो। देखते हैं, आप मुझे बताएं कि ब्रैकेट x अगर 0 है तो x कहां से कहां भागेगा? तो 0 से 1, इस 0 नंबर पे क्लोज, 1 पे ओपन। x जो रहेगा वो 0 से 1 रहेगा, 1 नॉट इंक्लूडेड, और 0 इंक्लूड हो सकता है, 0 का ब्रैकेट। फिर ये देखो x 1 से 2, फिर ये देखो तो x 2 से 3, 3 से कम है, 3 शामिल नहीं है। y के लिए आ जाए, तो जब y 2 है तो y की वैल्यू 2 से 3, 2 इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन 3 नहीं, 3 इंक्लूड कर लिया तो 3 का ब्रैकेट 3 होता है। हमें दो इंटीजर चाहिए जिनका सम 2 हो और पॉजिटिव हो इंटीजर। चल बता, यही ना, ये 3 तो पॉसिबिलिटी है, ये 3 पॉसिबिलिटी। चलो इन जगहों को समझते हैं, इन पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। यानी हमें वो पॉइंट ध्यान देने हैं जहां पर x और y इंटीजर हुआ है, वहीं पर गड़बड़ हुआ है। तो नंबर लाइन पर 1 2 बात हो जाना नहीं, और x की वैल्यू जब इंटीजर हुई 1 2 और 3, ये मार्क हो। y पर भी जाता है, y पर भी सेम कहानी 1 2 मार्क हो।
अब मुझे बताना, पहला केस था ये, यानी x 0 और 1 के बीच में हो और y 2 से 3 के बीच में। मैं यहाँ कुछ पॉइंट लिखता हूँ और जिससे पूछूंगा वो बोले। यहाँ लिख दिया P, यहाँ लिख दिया Q, यहाँ लिख दिया R। P Q R में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट, ये भी लिख देते हैं A B, पॉइंट यहाँ है, जहां जो लिखा है वही वो पॉइंट है। इनमें कौन सा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट इस इंटरवल में हो, यानी 0 से 1 के बीच में हो, और y कोऑर्डिनेट 2 से 3 के बीच में, कौन सा पॉइंट है? यार बहुत बड़ा सवाल नहीं है, से पूछा कि इनमें से कौन से पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 और 1 के बीच में हो यहाँ पर, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो, कौन सा पॉइंट है? R है ना, R है ना, चलो ठीक। ये वाला पॉइंट भी होगा, ये वाला पॉइंट भी होगा, ये वाला पॉइंट, ये सब पॉइंट जो है वो 0 और 1 के बीच में है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच में। अब मैं जो समझा रहा हूँ उसको विशेष ध्यान लगाकर समझें, बहुत थोड़ा सा फोकस करिए, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। x 0 से 1, पहले तो y को मार्क करो, 2 से 3, y को मैं मार्क करता हूँ, आप थोड़ा हेल्प कर दो। 2 इंक्लूडेड तो डॉट और 3 नॉट इंक्लूडेड, y को मार्क कर दिया, y 2 से 3, बात समझ में आई? और x 0 से 1, तो जिस हिस्से में y 2 से 3 है उस हिस्से में x 0 से 1, 0 से 1, सिर्फ इसी हिस्से में, नीचे नहीं लाया। यहाँ पर देखिए 0 से 1, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है ना उन सबका x कोऑर्डिनेट 0 और 1 के बीच में है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 पर एरो मारा हुआ है, और y कोऑर्डिनेट 2। आप समझते हैं? ध्यान से देखिए, यहाँ पर एरो लगा दिया मैंने ताकि आप 1 को सिलेक्ट ना कर लो। ठीक, और इस पूरे हिस्से के बीच में देखो, बड़े कमाल की बात होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनना। आप ग्राफ में बहुत ऊपर तक जा रहे हैं और इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, चलते रहिएगा, लेकिन रुकना नहीं, धीरे धीरे समझो, कम समझो लेकिन समझो जरूर, तो लेकर जाएगा। ये बॉक्स नजर आ रहा है तुम्हें? इस बॉक्स में जितने भी पॉइंट है, देखो इधर एरो लगा है, यानी हमने क्या किया है, हमने x बराबर 1 लाइन एक्सेप्ट नहीं करी है, दिख रहा है आपको? और इधर भी एरो लगा है, हमने y इक्वल टू 3 लाइन ली नहीं है, देखो ध्यान से, टच नहीं किया इसका, ये y इक्वल टू 3 है लाइन का इक्वेशन, पूरी लाइन पर y कोऑर्डिनेट 3 है, इसके बीच का पार्ट लिया है, एंड छोड़ दिए हैं, यहाँ एरो लगा है, लेकिन इस हिस्से में जितने भी पॉइंट है वो सब हमारे कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। देख लो, दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, यार मजा थोड़ी नहीं आता कठिन बात समझाने में, लेकिन आपको आना चाहिए, इसलिए समझाता हूँ। इस पॉइंट को देखता हूँ, इसका x कोऑर्डिनेट 2.5 हो सकता है और y कोऑर्डिनेट 1/2 हो सकता है। देखो मैंने यहाँ जो पॉइंट रखा है, x कोऑर्डिनेट 2.5, 2 से ऊपर 3 से छोटा, और सॉरी y कोऑर्डिनेट 2.5 और x कोऑर्डिनेट 0.5, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये जो व्हाइट वाला डॉट लगा। तो x अगर मैं 1/2 रखता हूँ 0.5 और y को 2.5 रखता हूँ, देखो सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये 0 ये 2 आया 2, इस हिस्से का कोई भी पॉइंट ऊपर लिखी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मैं दूसरे केस को ले रहा हूं, बेटा बताना आपकी बात, y 1 से 2 और x भी 1 से 2,
कौन सा पॉइंट है इसमें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? y1 से 2, x भी 1 से 2, y1 से 2 और x भी 1 से 2, कौन बचा? सी a बचा, y1 से 2 यहाँ पर सी c बचा ना, देखो जाता हूँ फिर सबको, तो c को कवर किया जाए, देखते हैं। और ये जितनी भी डॉट ये लाइनें हैं वो हेल्पिंग लाइन है, उसको कर्व को समझाने में आपके लिए हेल्पफुल है। देखो ठीक, y की वैल्यू 1 से 2 और x की वैल्यू भी 1 से 2, तो ये वाला रीजन यहाँ पर मिलेगा, x 1 से 2, x 1 से 2 और y भी 1 से 2, x 1 से 2 और y भी 1 से 2, चेक करिए, ठीक है। और इसके बीच का हिस्सा देखो, हमारे लिए जो काम का पार्ट है वो क्या है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ये वाला, ये बीच में इंक्लूड कर दिया सी को, भाई यही तो हम चाह रहे थे, यही तो हम लोग बता रहे थे, सी को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब बचा लास्ट वाला, x 2 से 3 यहाँ पर और y 0 से 1। अब मुझे ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि आपको ये आ गया है। ये देखो, इसके बीच का पार्ट, कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा? बी, तो बना देते हैं, बी को शामिल करते हैं। ध्यान से, कोई भी बाउंड्री यहाँ पर ये एरो बनाना बहुत जरूरी है, ये इंक्लूड नहीं किया है मैंने, ध्यान से सुनिए। दिस इज द फाइनल कर्व, ये जो ब्लॉक है ये फाइनल कर्व रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखो, आप काम पहुंच रहे हैं, जितना ढंग से आप चीजें समझ रहे हो और ऐसे ही समझते रहिए। दिस इज लाइन x इक्वल टू 2, दिस इज लाइन x इक्वल टू 3। ध्यान दीजिए, ये सारी लाइन हेल्पिंग लाइन है, ग्राफ यहाँ पर है, ये रीजन, ये रीजन और ये रीजन। ये जो बॉक्सेस बने, ये कौन सी ज्योमेट्री है? स्क्वायर है या रेक्टेंगल? 1 यूनिट, और ये भी देखो कितना यूनिट है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल? स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर का एरिया कितना है? देखो, लेंथ देखो, विड्थ देखो, सब एक ही है। साइड लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? 1। ये बाउंड्री अगर इंक्लूड नहीं है तो परेशान ना हो, लाइन का कोई भी एरिया नहीं होता, वो निग्लेक्ट करो। इस पार्ट का एरिया कितना है? 1। तो बताओ, अगर ये पूछा जाता आपसे आईआईटी में, सवाल पता क्या आएगा? तो कहेगा फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपका उत्तर होता 3 स्क्वायर यूनिट 111। और एरिया का सवाल था, आप परेशान रहते कहाँ इंटीग्रेट करते हैं, किसको करते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन नहीं था, यूज ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो लेक्चर को आप दोबारा देखिएगा, आज थोड़ा सा स्टैंडर्ड ग्राफ थे, ठीक, लेकिन जब आप ग्राफ सीखेंगे तो भरोसा मानो आप सारी चीजें सीख चुके होंगे, मैक्सिमम चीजें सीख चुके होंगे जो हम आगे यूज करने वाले, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, गुड नाइट।